ओ माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सत्यम सिंह और आप लोग देख रहे हैं सत्यम एजुकोर। यार, आज हम लोग रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से मैं प्रॉमिस करूंगा कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो को फिर पॉज करेंगे और फिर अपना हैंड रिटन खूबसूरत सा नोट्स बनाएंगे, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करने में। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो रासायनिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ ग्रुप नंबर 15 कैसे रिएक्शन करता है। तो ग्रुप नंबर 15 में यार नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। तो ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ग्रुप नंबर 15 के साथ कैसा होता है और किस तरह का हाइड्राइड बनाता है। तो बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ग्रुप नंबर 15 में होता है एज यू नो। बच्चों, ग्रुप नंबर 15 का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा है। जिसकी ज़रूरत किसने इलेक्ट्रॉन की है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। इसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर क्या आएगा चार्ज? 3 माइनस। नाइट्रोजन पे 3 माइनस, फास्फोरस पे 3 माइनस, आर्सेनिक पे 3 माइनस, एंटीमनी पे 3 माइनस, बिस्मथ पे 3 माइनस। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि कर्ज में जा रहा है, तो इस पर क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। तो हम लोग देख लिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पे क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। और मजे की बात ये होती है कि हाइड्रोजन जब भी अधातु और उपधातु से रिएक्ट करता है तो H प्लस देता है। हाइड्रोजन जब भी अधातु और उपधातु के साथ रिएक्ट करता है यानी कि अभिक्रिया में भाग लेता है तो H प्लस प्रोड्यूस करता है। और खूबसूरती ये होती है कि जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, आप लोगों ने हाइबर प्रोसेस में बहुत बार पढ़ा होगा, तो अमोनिया बनाता है। एक खूबसूरत सी कंपाउंड क्या होता है? अमोनिया गैस निकलती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके +1 देगा, तो 3 हाइड्रोजन है यानी कि क्या आएगा इस पे? +3। तो एक नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देखा कि सब पे क्या आ रहा था? -3 आ रहा था, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्लेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन ले रहा था। तो सेम एज इट इज क्या हो जाएगा? यहाँ नाइट्रोजन के हाइड्राइड बन गया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NH3 अमोनिया गैस। सेम ऐसे ही फास्फोरस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके फास्फीन गैस बनाएगा PH3। आर्सेनिक हाइड्राइड AsH3, SbH3 और BiH3। एक्चुअली ये Bi3 माइनस फिजिबल होता नहीं है, यानी कि एग्जिस्ट पाया ही नहीं जाता है ऐसा, क्योंकि बिस्मथ जो होता है दोस्तों धातु होता है, और धातु की यह प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन देता है। इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। बट एक जनरल ट्रेंड में हम लोग जनरल वे में देखें कि सब पे क्या आएगा? 3 माइनस आएगा, Bi3 को छोड़ के। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यानी कि अभिक्रिया करके किस तरह के हाइड्राइड का फॉर्मेशन किए हैं यानी कि बनाए हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला देख लिया, NH3, PH3, AsH3, SbH3 और BiH3 टाइप का हाइड्राइड बनाए हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इन हाइड्राइडों में स्टेबिलिटी इनकी बात किया जाए, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हाइड्राइडों की स्टेबिलिटी की बात करें तो NH3 से BiH3 तक घटती है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है NH3 होगा। यानी कि वर्ग में ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन के हाइड्राइड से सबसे नीचे आएंगे, ग्रुप नंबर 15 में बिस्मथ के हाइड्राइड तक डिक्रीज होता है स्टेबिलिटी यानी कि अस्थायित्व। इसका रीजन ये है कि बंद वियोजन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वियोजन H। ये माइनस होता है क्योंकि ये एनर्जी देनी पड़ती है। जब भी हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। इसको हम मान लीजिए ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसको ई मान लेते हैं, और वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो OH है यानी कि EH। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। तो फॉर सपोज जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसके बीच की जो बॉन्ड है ये
इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी देनी होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, यानी कि बंद फ्यूजन इंथैल्पी जो होता है इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा देना होता है, यानी कि इसका बॉन्ड फ्यूजन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे ही फास्फोरस की बात करेंगे हाइड्रोजन से बॉन्ड में, तो थोड़ा सा इसमें एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा, इसमें थोड़ा सा और कम लगेगा, इसमें बहुत ही कम लगेगा। यानी कि स्टेबिलिटी का सिंपल रीजन यही है कि जब बॉन्ड आप तोड़ ही नहीं पाएंगे तो उसका बॉन्ड जब टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नया कंपाउंड नहीं बनेंगे, और जब नया कंपाउंड नहीं बना पाएंगे यानी कि ये रिएक्शन में ही भाग ही नहीं लेगा। तो जब ये रिएक्शन में उतना आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करेगा यानी कि क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो काफ़ी कूद फान, इधर उधर कूद फान, आना जाना, कूदना फानना बहुत करते हैं, लेकिन बहुत बूढ़े बच्चे, बूढ़े ले लीजिए आदमी, कोई 90 साल का हो तो वो एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, यानी कि उनका एनर्जी क्या है, काफ़ी कम है, स्टेबल रहते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर कूदना फाना, क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी नहीं होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो कम स्टेबल। वैसे ही NH3 जो है बहुत ही कम स्टेबल है, इसको ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में। इसकी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्यूजन ऊर्जा जो होती है यानी कि बॉन्ड फ्यूजन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी जो यूनिट होगी वो किलो जूल पर मोल होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि हाइड्राइडो की जो स्टेबिलिटी होती है वो अमोनिया की सबसे ज़्यादा होती है ग्रुप नंबर 15 में, और बिस्मथ की जो होती है वो सबसे कम होती है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, जो बॉन्ड फ्यूजन एंथैल्पी जो वैल्यू होता है, तो नाइट्रोजन का जो होता है दोस्तों वो 398 किलो जूल पर मोल होता है। आप यूनिट भी याद रखेंगे कि बॉन्ड फ्यूजन एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। अगर PH3 का बात करेंगे तो 322 यानी कि 322 होगा। आर्सेनिक हाइड्राइड की बात करेंगे तो इसका जो होगा 297 हो जाएगा, और एंटीमनी हाइड्राइड का जो आप बात करेंगे तो 255 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है NH1 को, 389। तो यही रीज़न है कि इस बॉन्ड को तोड़ना जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। सो ये रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट उतना तेज़ी से नहीं करता है, इसलिए ये स्टेबल पाया जाता है। तो ग्रुप नंबर 15 का हाइड्राइडो की आप लोगों ने बात करा, तो सबसे स्टेबल हाइड्राइड क्या है, अमोनिया, और सबसे कम स्टेबल क्या है, BiH3। सो दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने हाइड्राइडो की स्टेबिलिटी को देखा, तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और एंटीमनी का हाइड्राइड जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होता है। NH3 सबसे ज़्यादा, फिर PH3, फिर ASH3 और SbH3। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी हम बात करेंगे। अमोनिया जो होता है एक मृदु अपचायक होता है, जबकि अमोनिया जो होता है एक मृदु अपचायक होता है, जबकि BiH3 बिस्मथ का जो हाइड्राइड होता है वो प्रबलतम अपचायक होता है। यानी कि सबसे प्रबलतम अपचायक ग्रुप नंबर 15 का हाइड्राइडो में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, BiH3 जो होता है सबसे प्रबल होता है, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल होता है। और अमोनिया जो होता है वो एक मृदु अपचायक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होता है, यही इसका रीजन है। अब ये जो E और H अबंध के बीच की दूरी है उसको देख लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड बनाए हैं, फास्फोरस हाइड्रोजन फास्फोरस के हाइड्राइड बनाए हैं, आर्सेनिक हाइड्राइड जो है, एंटीमनी और बिस्मथ के जो हाइड्राइड है, तो इनके एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड बनी है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो एंटीमनी हाइड्राइड में सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि एंटीमनी और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बना है, एंटीमनी और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको ब्रेक करना सबसे आसान होता है, इसकी जो दूरी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो इसको ब्रेक करना बड़ा होगा तो आसान होगा। तो जैसे एंटीमनी हाइड्रोजन अगर ले लेंगे इतना बड़ा होगा, तो ये आर्सेनिक और हाइड्रोजन अगर होगा तो इससे कुछ क्या होगा, छोटा होगा। फास्फोरस और हाइड्रोजन इससे भी छोटा होगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो चूँकि एंटीमनी और हाइड्रोजन जो है इनके बीच की जो बॉन्ड की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसका बॉन्ड फ्यूजन ऊर्जा इसमें बहुत ही क्या लग रहा था, कम लग रहा था, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल हुआ करता था। और आर्सेनिक हाइड्राइड में इसमें जो बॉन्ड के बीच की दूरी होगी बॉन्ड के, वो आर्सेनिक और हाइड्रोजन जो होगी एंटीमनी हाइड्रोजन से क्या होगी, और थोड़ा सा कम होगी, इसलिए इसमें जो होगी इससे कुछ ज़्यादा एनर्जी देना हो रहा था, इसलिए इससे ये ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा था। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बन रहा है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए इनको ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन हाइड्राइड में,
यानी कि अमोनिया में वो बहुत ही मुश्किल होता है ब्रेक होना, इसलिए इसको ब्रेक करने में जो बंद वियोजन ऊर्जा होता है वो बहुत ज़्यादा देना होता है। इसीलिए ये एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, यानी कि स्टेबल यौगिक होता है ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइडो में। ठीक है, अब इसकी हम गलनांक की बात करेंगे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप देखेंगे कि ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगा। वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 195.2 होता है, 195.5 होगा इसका जो होगा 155.7 और इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका 185। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि ये देखिए डाउन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइडो में जैसे आप नीचे जा रहे हैं फास्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक का और एंटीमनी का, तो ये जो हो रहा है गलनांक इसका, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका हाइड्राइड का इन लोगों से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड होता है, और दूसरा रीज़न इसका ये है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इस ग्रुप में, हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और इसका जो साइज होता है ये भी पहला एलिमेंट होता है ग्रुप 15 का, तो साइज भी इसका क्या होता है सबसे छोटा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती है तो आकार भी क्या होता है बढ़ता है। तो इसमें कोषों की संख्या 2 है तो ये सबसे छोटा साइज भी है ग्रुप में, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका सबसे ज़्यादा है और साइज बहुत छोटा है। तो अमोनिया ठोस एवं द्रव अवस्था में हाइड्रोजन अवंध बना लेता है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ये अमोनिया जो होता है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये लोग जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ ठोस और गैस अवस्था में या लिक्विड अवस्था में उतना बढ़िया हाइड्रोजन के साथ अबंध नहीं बना पाते हैं जैसे कि अमोनिया बना लेता है। इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका सबसे ज़्यादा होता है ग्रुप में, यही रीज़न है कि यह हाइड्रोजन अबंध बना लेता है। अब बाकी जो लोग होते हैं हाइड्राइड, फास्फोरस का, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यह सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो जो हाइड्रोजन अबंध होता है उस सहसंयोजक बंध से क्या होता है स्ट्रांग होता है। यही कारण होता है कि इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाएंगे और काफ़ी बारीकी से समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वथनांक का, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें भी सेम एज इट इज वैसे ही रीज़न होता है। इसका आप लोगों को मैं डाटा अगर दिखा दूँ तो 338.5 करके कुछ होता है, इसका 185.5 करके होता है। आर्सेनिक हाइड्राइड की अगर बात करें तो 210.6 करके कुछ होता है, और एंटीमनी का अगर हो गया, फिर अगर एंटीमनी हाइड्राइड का अगर देखें तो 254.6 करके इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक होता है। तो फिर देखेंगे कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडो की जो क्वथनांक है यानी कि बढ़ रहा है, लेकिन फिर यहाँ अमोनिया में क्या हो जा रहा है सबसे ज्यादा हो जा रहा है। तो फिर रीजन क्या लिखेंगे इसका रीजन, अब ध्यान से सुनिएगा, जो गलनांक पर रीजन था वही सेम रीजन क्या दिया जाएगा यहाँ क्वथनांक में दिया जाएगा। इसको आप ध्यान से इधर सुनेंगे। नाइट्रोजन का बच्चों क्या होता है, साइज अपने ग्रुप में बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि मैंने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि नाइट्रोजन जो था वो ग्रुप में सबसे पहले आता है, और डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। नाइट्रोजन में कोषों की संख्या 2 होती है, इसमें 3, 4, 5, इसीलिए साइज इसका सबसे छोटा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा हुआ करता था अपने ग्रुप में, या आप लोग प्रीवियस लेक्चर में एक बार और देख लेंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो जो नाइट्रोजन होता है, अमोनिया जो होता है हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन जो अमोनिया बनाता है हाइड्राइड, ये जो होता है वो हाइड्रोजन अबंध बना देता है, और ये लोग होते हैं सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में सहसंयोजक बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। इसका रीजन हम बता दिए हैं आप लोगों को। जो सहसंयोजक बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध से बहुत ही कमजोर होता है। तो यही कारण होता है कि जो इसका क्वथनांक होता है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाता है ग्रुप में। डाउन द ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में देख रहे हैं आप लोग, वैल्यू भी देख लिए। बाय द वे वैल्यू आप लोगों को याद नहीं रखना है, मैंने ऐसे दिखा दिया कि आप लोगों को और अच्छे से क्या होगा क्लैरिफाई हो जाएगा।
बच्चों अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के साथ जो होता है ग्रुप नंबर 15 के जो भी एलिमेंट होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं। तो बच्चों जो ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स लाइक एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। बच्चों एक बात आप ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है ग्रुप नंबर 15 में किसी भी एलिमेंट से। नाइट्रोजन ले लीजिए, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब में लोगों में जो ऑक्सीजन होता है उसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो हम लोग देख रहे थे कि नाइट्रोजन जो था हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बना रहा था उसमें माइनस आ रहा था नाइट्रोजन पे, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, बाकी बाद में देखेंगे सल्फाइड पे सल्फर के साथ रिएक्शन भी देखेंगे हम लोग और भी बहुत सारा रिएक्शन आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑक्साइड में क्या होगा, 2 माइनस होता है और नाइट्रोजन पे भी माइनस हुआ करता था ऑक्साइड के केस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता जो है ऑक्सीजन का वो नाइट्रोजन नहीं बल्कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट से ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, ज़्यादा माइनस आ जाएगा। इन लोगों पे क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे ये लोग, तो इन लोगों पे क्या आएगा, प्लस आएगा ऑक्साइड के केस में, अब इस पे आएगा माइनस, ठीक है। तो ये अगर ई मान ले हम ग्रुप नंबर 15 के सारे एलिमेंट को, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके E2O3 और E2O5 दो तरह के कॉमन ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो ई की जगह अगर नाइट्रोजन ले लें इसमें तो N2O3 और N2O5 टाइप एक जनरल वे में ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि अगर बात करें ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 पे -6, यानी कि 2 नाइट्रोजन पे +6 तो एक नाइट्रोजन पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +3। वैसे ही -10 यानी कि एक ऑक्सीजन पे -2 तो 5 ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -10, तो 2 ऑक्सीजन पे +10 तो एक ऑक्सीजन पे उसका आधा 5। यानी कि ये ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था के कॉमन ऑक्साइड बनाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये जनरल बात है E2O3। वैसे अगर नाइट्रोजन की बात करें, जनरल वे की बात छोड़ दें, तो नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन केस हो जाता है। आप लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है वो N2O, NO2, N2O3, N2O5, NO3 बहुत सारे तरह का ऑक्साइड बनाता है। बट हम लोग इन केस ग्रुप नंबर 15 में जनरल बात करेंगे सबके लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो उसमें जो होगा +3 और +5 टाइप के कॉमन ऑक्साइड बनाएंगे। अगर फास्फोरस की आप बात करेंगे तो फास्फोरस जो होगा वो P2O3 और P2O5 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन का आप लोग देखेंगे आगे कि बहुत सारा जो कंपाउंड होता है, इसका तो हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे इसका यूज होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, बट हम लोग इसे यहाँ जनरल वे में देखेंगे। तो E2O3 और E2O5 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं ये लोग ऑक्साइड। अब अगर बात करें एंटीमनी और बिस्मथ की, तो आर्सेनिक का अगर बात कर लें तो AS2O3 हो जाएगा, AS2O5 हो जाएगा। लेकिन खूबसूरती ये होती है कि ये एंटीमनी और बिस्मथ, ये SbOX और ये बिस्मथ BiOX, ये जो होता है ऑक्सी हाइलाइड, यानी कि ऑक्सो हाइलाइड बनाते हैं। ये बात गलत नहीं है कि ये जो एंटीमनी है और बिस्मथ है वो Sb2O3 और Sb2O5 नहीं बनाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, ये बनाएगा। पर बच्चों
इसका ये प्रॉपर्टी होता है कि ये हाइड्रोजन यानी कि X2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, इससे फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करके, तुरंत रिएक्ट करके SbOX टाइप कंपाउंड बनाता है, जिसमें X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। वैसे ही सेम BiOX बन जाता है। ये Bi2O3 और Bi2O5 नामक कंपाउंड भी बनाता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। बट ये भी फ्रीक्वेंटली X2 यानी कि हाइड्रोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से फ्रीक्वेंटली यानी कि तुरंत ही रिएक्ट करता है, और BiOX टाइप का जो कंपाउंड होता है वो पटाख से बना देता है। एक खूबसूरती एक और बनाते हैं, जो BiOCl कंपाउंड होता है बिस्मथ का, जो Bi2O3 बनता है वो फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करके BiOCl बनाता है, जिसको हम पियर्ल सिल्वर बोलते हैं। यानी कि एक मोती की तरह का मोती कह सकते हैं इसको। सस्ता होता है, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता देख लिया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। जनरल वे की बात करें तो E2O3, E2O5 टाइप का कॉमन ऑक्साइड बनाते हैं, +3 और +5 का। इसमें नाइट्रोजन का हम लोगों ने देखा बहुत सारा ऑक्साइड होता है, बट जनरल वे में N2O3, N2O5 होता है, फास्फोरस P2O5, P2O3। बट अगर एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो Sb2O3 और Sb2O5 बनाता है, लेकिन ये फर्दर हाइड्रोजन से यानी कि X2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्ट करके SbOX बना देता है दोस्तों। SbOX बना देता है ऑक्सो हाइलाइड। एंटीमनी का इसको कहते हैं ऑक्सो हाइलाइड। ऐसे ही जो बिस्मथ होता है वो भी BiO3 जो होता है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन BiOX यानी कि बिस्मथ ऑक्सो हाइलाइड बना देता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बच्चों हम लोग अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन के कंपाउंड क्या क्या बनाते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो EX3 और EX5 टाइप के जनरल कंपाउंड बनाते हैं। जनरल वे में EX3 और EX5 टाइप कंपाउंड बनाते हैं। एक्स क्या हम ले लिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो भी हाइड्रोजन है उसको हम क्या ले लिए हैं, एक्स ले लिए हैं। यानी कि फ्लोरीन लेंगे तो F3, क्लोरीन लेंगे तो F3, ब्रोमीन लेंगे तो Br5, ब्रोमीन लेंगे यहाँ तो Br3, और ई ले लिए हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यानी कि अगर ग्रुप नंबर 15 के पहला एलिमेंट नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन तत्व की, तो नाइट्रोजन NH3 NH5 बनाएगा जनरल वे की अगर बात करें। लेकिन बच्चों इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये NF5 कंपाउंड नहीं बनता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब आइए हम बताते हैं कि NX5 नामक कंपाउंड क्यों नहीं बनता है, इसका क्या रीज़न क्या है। बच्चों अगर हम बात करें, मान लिया जाए NCl3 हो गया और NCl5, तो नाइट्रोजन जो है NX5 का कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा। या क्लोरीन से फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन NF5 को ले लीजिए, या NCl5, NBr5, Ni5, कोई NF5 कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्योंकि बच्चों जो नाइट्रोजन होता है उसका सह संयोजकता जो होता है वो 4 होता है। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, जान लीजिए आप लोग। सह संयोजकता क्या होता है, 4 होता है। नाइट्रोजन अधिकतम 4 ही बंध बना सकता है। ज़्यादा बनाने के लिए उसके पास खाली d ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि ये दूसरा आवर्त का तत्व है नाइट्रोजन। तो इसमें दूसरा यानी कि जिस आवर्त का होता है उसमें उतना ही कोष होते हैं। तो दूसरा आवर्त का है तो 2 कोष होंगे, और उतना ही उसमें क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, यानी कि 2 ही उपकोष होंगे। तो नाइट्रोजन दूसरा कोष का है तो उसमें 2 ही उपकोष, यस और केवल क्या होगा, p उपकोष होगा। तो यस उपकोष यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और p उपकोष यानी कि 3 ऑर्बिटल p उपकोष में होते हैं। इसमें क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं।
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बनाने में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है। तो यस में केवल एक ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहाँ से हो गया। और पी में यानी कि 3 ऑर्बिटल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 बॉन्ड यहाँ से हो गया। तो टोटल जो होता है 4 ही ऑर्बिटल हो गए दूसरे आवर्त का होने की वजह से। तो 4 ऑर्बिटल हो गया, तो टोटल ये क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी सह संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यही अगर फास्फोरस की बात करें तो PCl3 PCl5 दोनों बनाएगा, क्योंकि फास्फोरस क्या होता है, तीसरे आवर्त का होता है। तो इसमें यस, P और 3D यानी कि D इसमें क्या होता है, पूरा खाली होता है। तो इसलिए ये 5 बॉन्ड बना सकता है, इवन 6 भी बनाता है कभी कभी। यही रीजन है कि आप लोगों ने अब अच्छे से जान लिया होगा कि N यानी कि नाइट्रोजन जो है उसकी कोवैलेंसी यानी कि सह संयोजकता 4 होती है, और वो 4 बॉन्ड से ज़्यादा क्यों नहीं बनाता है। तो आप लोगों ने फास्फोरस की बात किया, तो फास्फोरस जो होगा PCl3 और PCl5 दोनों बनाएगा। उसके बाद आर्सेनिक बात करें तो आर्सेनिक PX3 PX5 बनाएगा। बिस्मथ की अगर बात करें तो PX3 PX5 बनाएगा। तो बच्चों आर्सेनिक और अगर आप बात करेंगे तो AsX3 और AsX5, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप कुछ भी ले लेंगे। अगर बच्चों बात करें एंटीमनी और बिस्मथ की तो AsX3 और AsX5 ये जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये बनाता है लेकिन ये फ्रीक्वेंटली ऑक्साइड से रिएक्ट करके ASOX टाइप, ये आप लोगों ने पहले देख लिए हैं ऑक्साइड में, इस पे हम लोगों ने चर्चा करा है। ऐसे ही बिस्मथ जो होता है BiX3 BiX5 नहीं बनाता है क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, फर्दर ऑक्साइड से रिएक्ट करके BiOX बना लेता है। ये हम लोगों ने ऑक्साइड में इस पे चर्चा काफ़ी अच्छे से किया है। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो ग्रुप नंबर 15 के साथ रिएक्ट करके किस तरह के हाइलाइट बनाते हैं। तो NX3 बनाता है लेकिन NX5 नहीं बनाता है, इसका भी रीजन आप लोग देख लीजिए। जनरल वे में आप लोग को याद रखना है EX3 EX5 टाइप का जो होता है कंपाउंड बनाएगा। अब ये भी रीजन आप लोग को जान लिए कि नाइट्रोजन की सह संयोजकता 4 होता है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये भी आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें को नाइट्रोजन के अलावा इन सभी तत्वों के ट्राई हाइलाइट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ये जो NX3 बात करें, नाइट्रोजन के जितने भी ट्राई हाइलाइट होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ट्राई हाइलाइट तो बनाते ही है, यानी कि NCl3 NBr3 NI3 और NF3। तो ये जो तीनों होता है ये बनाता तो है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, विस्फोटक होता है। ये नाइट्रोजन का केवल ट्राई हाइलाइट जो NF3 फ्लोरीन के साथ होता है यही क्या होता है, अस्थाई होता है। ये तीनों काफ़ी विस्फोटक होते हैं और NF3 जो होता है यही अस्थाई होता है। इसका रीजन ये होता है कि नाइट्रोजन जो होता है और फ्लोरीन का जो साइज होता है, आकार, वो काफ़ी तुलनीय होता है, साइज काफ़ी कंपेरेबल होता है। और ये छोटे छोटे साइज होने की वजह से जो p ऑर्बिटल होता है वो बराबर बराबर ऑर्बिटल होते हैं, तो ओवरलैपिंग जो होती है इसमें वो अच्छे से होती है, इसीलिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है NF3। अब बाकी सारे ट्राई हाइलाइट नाइट्रोजन के क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं, NCl3 NBr3 और अस्थायी होते हैं, काफ़ी तेज रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव कह सकते हैं एक तरह से होता है। और ट्राई हाइलाइट बात करें तो सारे स्टेबल होते हैं NF3 की तरह। तो ट्राई हाइलाइट के बारे में भी आप लोगों ने बच्चों थोड़ा बहुत देख लिया होगा। पेंटा हाइलाइडों में सह संयोजक गुण अधिक होता है। पेंटा हाइलाइट की मतलब जिसमें X5 वाला हो गया, फास्फोरस का X5, आर्सेनिक का और एंटीमनी बिस्मथ, तो इसकी सह संयोजक क्या होती है, अधिक होती है। ये देख लिया आप लोग कि नाइट्रोजन की NF3 की अस्थाई अच्छा होती है, ठीक है। BiF3 की अतिरिक्त, यानी कि एक चीज और आप लोग जान लेंगे यहाँ से, BiF3 के अतिरिक्त सभी ट्राई हाइलाइट जो होते हैं मुख्य रूप से सह संयोजी प्रकृति के होते हैं। ये BiF3 जो होता है
ये सहसंयोजी प्रकृति का नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। BiF3 का जो ट्राई हाइलाइट इसलिए बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन तो हाइलाइट हो गया, 3 है तो इसलिए ये ट्राई हाइलाइट, और ये बिस्मथ का है तो ये बिस्मथ का ट्राई हाइलाइट जो होता है बच्चों, ये सबसे कम सहसंयोजी प्रकृति का होता है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों अब हमको लग रहा है कि आप लोगों को हाइड्रोजन के प्रति कुछ अच्छा ज्ञान हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, यानी कि मेटल के साथ जो है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स यानी कि तत्व वो कैसे रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फॉर सपोज जो धातु होगा उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है, तो उस पर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनायन होगा। और ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स होंगे उस पर अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे ये लोग, तो इन लोगों पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम जो होता है वो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट होता है, यस ब्लॉक ग्रुप नंबर 2। यस ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है कि ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट जितना भी होता है उस +2 चार्ज होता है उस पर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये क्लास 11th में यस ब्लॉक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम आगे यस ब्लॉक पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग देख लेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग याद कर लेंगे, फिलहाल के लिए आप लोग लर्न कर लीजिए। यस ब्लॉक ग्रुप संख्या 2 का तत्व होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसी वजह से इस पे 2 चार्ज आता है। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर 3 माइनस आता है। तो अब ये नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का ये मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। होता कुछ यूँ है, Ca लिख देंगे, यहाँ N लिख देंगे, ये जो 3 इसका होता है, ये कैल्शियम 3 यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये 2 पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, Ca3 हो गया, ये 3 यहाँ आ गया, ये 2 कहाँ चला जाएगा, Ca3N2, यानी कि ये कैल्शियम का नाइट्राइड बना दिया। क्या बना दिया, कैल्शियम का नाइट्राइड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, 3 जरूरत होती है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 ले लेता है। तो जब लेगा तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो लेने की वजह से 3 माइनस आता है। ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट होता है, इस पर +2। तो ये जो कंपाउंड फार्मेशन होगा तो कैल्शियम का नाइट्राइड बनेगा, तो कैल्शियम जो होगा वो ये 3 जो होगा यहाँ आ जाएगा कैल्शियम के साथ, और ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। और ये मज़े की बात एक और आपको बताएं कि ये जो मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स, इनको जब भी हम पानी में डाल देते हैं, यानी कि फिर से अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे कैल्शियम नाइट्राइड का, तो ये आपको बहुत ही खूबसूरती है जो यहाँ से आपको याद रख लेना है बच्चों, कि जो नॉन मेटल होता है ये वंस अगेन इसका क्या करता है, हाइड्राइड दे देता है पानी में जाने के बाद, यानी कि अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाता है। आप लोगों ने हाइड्राइड देखा, NH3 टाइप का हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ग्रुप नंबर 15 देता था, PH3 SH3। तो पहले क्या हुआ, मेटल हम लोगों ने लिया, उसको नॉन मेटल यानी कि ग्रुप नंबर 15 से क्या किया, रिएक्ट किए, तो कैल्शियम पे +2, नाइट्रोजन पे -3, यहाँ 2 जो था यहाँ चला गया, 3 यहाँ आ गया, कैल्शियम का नाइट्राइड बनाया। और इसकी अगर इसको हम कैल्शियम का नाइट्राइड को पानी में डालेंगे तो यहाँ से जो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल वाला पार्ट जो भी होगा, तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो क्या होगा, इसका जो है हाइड्राइड दे देगा। ये खूबसूरती आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे आपको बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अगर ऐसे ही हम बात करें, कैल्शियम ले लें तो वंस अगेन +2 आएगा। फिर क्या ले लेंगे, फास्फोरस, तो इस पर भी क्या आएगा, ग्रुप नंबर 15 का है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ले लेगा तो इस पर भी 3 माइनस आ जाएगा। तो आप लोग अब बताएं क्या होगा, ये +2 बच्चों यहाँ जाएगा, ये 3 माइनस इनके पास आएगा बच्चों, देखिए तो Ca3 हो जाएगा, और इनका क्या होगा, P2 हो जाएगा, ये 2 इनके पास चला जाएगा और ये 3 चार्ज इनका ले लेगा, यानी कि अब कैल्शियम का फॉस्फाइड बना दिया। क्या बना दिया बच्चों,
कैल्शियम का फास्फाइड बन गया। इसको भी अगर इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको भी आप अगर पानी में डाल देंगे तो ये क्या होगा, नॉन मेटल, इसमें जो होगा अधातु, तो उसका हाइड्राइड दे देगा। तो यानी कि फास्फोरस अधातु है तो इसका हाइड्राइड आप लोगों ने फार्मूला देख ही लिया है पहले, तो यहाँ से PH3 बना देगा बच्चों, यानी कि फास्फीन गैस। तो ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके चार्ज का ट्रांसफर करके कंपाउंड बनाएंगे। कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम नहीं कुछ भी ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लेंगे तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना देगा, तो क्या हो जाएगा। सेम ये भी ग्रुप नंबर 2 का होता है, Mg3N2 बना लेगा। वाटर में डालेंगे तो फिर नॉन मेटल के यहाँ से भी अमोनिया निकल जाएगा। फिर अगर फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मान लीजिए अगर सोडियम हम देते हैं तो सोडियम पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है, और फास्फोरस पे क्या होता है, 3- होता है। तो सोडियम जब बनेगा तो ये 3- यहाँ ले लेगा तो Na3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम का फास्फाइड हो जाएगा। ये फिर इसको अगर पानी में हम लोग डाल देंगे, यानी कि जितने भी मेटल ग्रुप नंबर 15 से रिएक्ट करते हैं उनको जब भी हम वाटर में डालेंगे तो वहाँ से जो नॉन मेटल होगा यानी कि अधातु होगा, तो अधातु का हाइड्राइड मिलता है। और हाइड्राइड का फार्मूला आप लोगों ने ग्रुप नंबर 15 के स्टार्टिंग में ही देखा इस लेक्चर के, कि हाइड्राइड कैसे बनाता था, कैसे फार्मूला होता था। तो बच्चों अब आप लोगों ने मेटल के साथ जो ग्रुप नंबर 15 का रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, और ये पानी में जाने से पहले जो नॉन मेटल है यानी कि अधातु है उसका हाइड्राइड दे रहा है फाइनल रिएक्शन में। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 4 पार्ट में देखा कि ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए तो हाइड्राइड बनाए। तो हाइड्राइड जो होते हैं जनरली बच्चों जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और नाइट्रोजन था वो हाइड्राइड बना रहे थे, EX3 टाइप के हाइड्राइड बना रहे थे, X3E जो है। और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड आप लोगों ने देखा। फिर हाइड्रोजन देखा ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्ट करके बच्चों। उसके बाद अब आप लोगों ने देखा धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों आज का लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को काफ़ी अच्छे से आप लोग देखिए, जो भी आप लोगों को डाउट है तो डाउट सेक्शन में जाइए और डाउट सेक्शन को पूरे भर दीजिए, बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, किस पोर्शन में आप लोगों को बहुत मज़ा आया। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप कमेंट करके पर्सनली जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा। बच्चों इसके आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि वो आपको बाद इस बहुत इंटरेस्टिंग वाली टॉपिक हम लेके आएंगे, तो वीडियो में आप लोग आगे बने रहेंगे। सो बच्चों थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सत्यम एजुकोर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए, इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो बच्चों थैंक्स।